अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरा नाम खिज़र अहमद सिद्दीकी है। थैंक यू सो मच एआरआर फॉर हैविंग मी हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर द फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने यहाँ बुलाया एंड जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे बात कर सकूँ। छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं अपना, देन आई विल प्रेफर कि आप लोग अगर कोई सवाल मुझसे करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, वरना मैं कहानी सुनाना मुझे अच्छी आती है कि मैं जब छोटा था तो क्या करता था और बड़ी शरारत करता था वाली कहानियाँ चलेंगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो मेरा नाम खिज़र है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ हुकुम जनाब .pk, जो कि एक नॉट द ओनली हैंडीमैन एप्लीकेशन, और भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं, कंपटीशन है मार्केट में। एंड हम लोग जो है वो हैंडीमैन्स लाइक प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, मैकेनिक्स, फ्यूमिगेशन, सीसीटीवी, इस तरह की तमाम सर्विसेज को आपके घर पे पहुंचा देते हैं विद एन एप्लीकेशन जो कि करीम और उबर की तरह काम करती है। मींस के दो एप्लीकेशन, एक वर्कर की और एक कस्टमर की। इसी तरीके से आई एम द को फाउंडर ऑफ DoSuffer.com, जो कि ट्रांसपोर्टर्स को डिजिटल कर रही है, जो कि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं इस वक्त। हम लोग जो कि पॉस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, उनके पूरे सिस्टम को, उनके कार्गो को, उनकी टिकटिंग को, उनके ट्रैकर्स को, सबको एक जगह पर लाके खड़ा कर देते हैं। क्योंकि कारंदाज और दुनिया भर में रिसर्च मौजूद है कि ट्रांसपोर्टर्स 5 साल में दी एंड हो जाती है, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन में बहुत रहते हैं, ख्याल नहीं रखते रोजाना के कितना खर्चा आया, कितना हमने खर्च कर दिया, कितने पैसे आए थे, सब चीजों का ख्याल नहीं होता, ना उनको आता है। तो टेबल लगा के अगर हम ट्रैवल करते हैं तो अंदाजा होगा कि टेबल पे पर्ची पे काम कर रहे होते हैं। देन आई एम द विजिटिंग फैकल्टी एंटरप्रेन्योरशिप इन ज़ेबिस्ट, आई एम द विजिटिंग फैकल्टी एंटरप्रेन्योरशिप इन CBM एंड आई एम द विजिटिंग फैकल्टी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकरा यूनिवर्सिटी। एंड सून इंशाल्लाह ताला एक दो और भी हैं, अल्लाह करे हो जाए तो कर लेंगे, तो क्योंकि हमें बोलने का बहुत शौक है, ठीक है, तो हम वहां पे भी चले जाते हैं। सो 3.5 साल हो गए मुझे जॉब छोड़े हुए। ट्रेड की मैं जॉब करता था। ट्रेड की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, B2B वेबसाइट थी, जहां पे चाइना सेल्स पे काम होता था। 6 साल मैंने पहली जॉब वहीं करी है। कराची स्ट्रीट से मेरा BBA है, माजू से मेरा MBA है, और 1999 से मेरे फादर ने एक फार्मेसी खोली हुई थी, तो वो आज तक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब 6th क्लास में थे उस वक्त से कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं अपने फादर के साथ, बड़े भाइयों के साथ। और थैंक यू सो मच उमर, आप भी मिलने के लिए आए। उमर एक बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज आस्क। अगर नहीं है तो फिर मैं सवाल करूंगा। एनीवन? जी जी, कोई सवाल नहीं? आ गया, सवाल आ गया मेरे पास, शुक्र, वरना मैं पूछने वाला था फिर क्यों आयो भाई। क्या कोई सवाल तो होगा ना, दिमाग में कोई कंफ्यूजन होगी? जी वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली सर, बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके दिमाग में कोई आइडिया है, दे थिंक दैट देयर इज द पोटेंशियल आइडिया। तो हाउ कैन यू गाइड दैट कि उस आइडिया को कैसे मार्केटाइज करें, कैसे उस आइडिया से आगे बिजनेस डेवलपमेंट लेके जाएं? ये काफी कंफ्यूजन क्यूरी होती है मतलब CS स्टूडेंट्स एंड अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, बिल्कुल। सवाल तो सबने सुन लिया ना? ठीक है। आइडिया, हमारे गाड़ी चला रहे होते तो आइडिया आता है यार ये वाला बड़ा अच्छा आइडिया, बड़ा जबरदस्त है। या हम बाइक चलाते हैं या हम किसी को देख भी लेते हैं, यार ये अच्छा आइडिया है, ये हम जरूर कर सकते हैं, बट वो हम कर नहीं पा रहे होते। उसकी वजह ऐसी होती है, और उसका जो रीजन होता है वो यही होता है कि जब हमें कोई पसंद आ जाता है तो हम उसको बता भी नहीं पा रहे होते। जैसे कि यार एक आज नहीं बताएंगे, कल बता देंगे, परसों बता देंगे, और एक दिन कोई और उसको ले जाता है। इसी तरीके से आइडिया के साथ होता है कि आज हम सोच रहे होते हैं ये आइडिया अच्छा, आइडिया अच्छा, आइडिया अच्छा, और वन डे कोई आता है और वो आइडिया आपका थॉट्स क्योंकि ट्रैवल करती हैं और चला जाता है। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि देखिए आइडिया इज वेरी इजी टू हैव, ठीक है ना। सबसे आसान चीज क्या है दुनिया में? सोचना। फ्री है, पैसे भी नहीं लगते, कोई पूछता भी नहीं क्या गलत सोचा क्या बुरा सोचा, आइडिया दिमाग में आया, बड़ा अच्छा लग गया। लेकिन एक्चुअली में हम उसको कर नहीं पा रहे, क्योंकि हम सोचते हैं यार उसके लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए, या हमें बहुत सारी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, या बहुत सारी चीजें। तो उसके लिए जो एक तरीकेकार है वो यही है, जैसे हमने किया था। हम मैकेनिक उस्ताद, मेरा पहला स्टार्टअप था, वो था बेसिकली सिर्फ बाइक्स के लिए, गाड़ियों के जनरेट के लिए। हमारे पास एक आइडिया और हमारे पास पैसे नहीं थे उसको करने के लिए। तो हमने क्या करा, एक कमेटी डाल दी जो कि 60,000 रुपीज की थी। 5,000 रुपये महीना हमारे 3 बंदों पे आए, हम 3 पार्टनर्स थे, और हमने 1,500 रुपये महीना शुरू करके काम शुरू कर दिया कि चलो यार शुरू करते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो कितना अच्छा है, चलेगा नहीं चलेगा, कैसा है कैसा नहीं है। काम सिर्फ दिमाग में इतना था कि यार कुछ करना है। हमने एक इनिशियल स्टेप ले लिया छोटा सा, एक बाइक का मैकेनिक रखा, एक वेबसाइट बनाई, 60,000 रुपए से हमने टूल बैग खरीदे, वेबसाइट पे खर्चा हुआ, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया खर्चा हुआ, और काम चल गया। एंड दैट वाज द डे जिससे आज तक की जर्नी कनेक्टेड है, क्योंकि हमने वो काम शुरू कर लिया। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि यार ये आइडिया अच्छा है, चलेगा नहीं चलेगा। तो आज की दुनिया में कोई भी ऐसा आइडिया नहीं है जो
नया हो, ठीक है ना, यूनिक आइडिया नहीं है कोई भी आइडिया, एक दूसरे से कनेक्टेड कुछ हम यूनिकनेस लेकर आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि यार मैं कुछ ऐसा लेकर आ जाऊं कि दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। 100% कहीं ना कहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो उसको करने का तरीका आसान है। हम इस वक्त ये समझ चुके हैं कि यार अगर हम अपने दिमाग से चलेंगे तो शायद थोड़ा सा पीछे रह जाएं। तो हम क्या करते हैं, हम इंटरनेशनल स्टार्टअप्स को फॉलो करते हैं जो हमारे जैसे मुल्क में बैठे हुए हैं, जैसे इंडिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ये तकरीबन पाकिस्तान जैसे शहर हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं। तो हम देखते हैं यार यहाँ पे कौन से स्टार्टअप जो सेम सर्विस पे काम करें, वही काम हम कोशिश करते हैं कि हम कॉपी करें, ठीक है। पाकिस्तान में जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो कहीं ना कहीं से आइडिया को लेकर पाकिस्तान में इंप्लीमेंट ही कर रहे हैं, ठीक है। तो आइडिया इज वेरी इजी टू हैव, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी सोच में यह नहीं होना चाहिए उसके लिए बहुत सारा टाइम, बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। यस, उसको करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा, थोड़ा बहुत टाइम आपको निकालना होगा, तभी वो कर सकते हैं। और वो चलेगा नहीं चलेगा उसके लिए मार्केट में देखें, जरूरी नहीं है यूनिक आइडिया देखें, अगर वो कोई और कर भी रहा है तो आप भी करें। अगर जैज यू फूड ये सोच रहे हैं कि यार ये कर रहा है मैं नहीं कर रहा, तो फिर वो नहीं करेंगे। तो और भी बहुत सारी आ रही है, करीम और उबर के बाद हमने देखा इन ड्राइवर भी आ गई, तो सब चल रही है। मार्केट में गैप बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। लेकिन जो सर ने सवाल किया, अगर उसमें एक चीज का ऐड करने के बाद बहुत सारे बिजनेस आइडिया आते हैं और हमारे साथ मसला आता है, तो बाहर जो टॉपिक है उसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप और एक वर्ड है बिजनेस। एनीवन हियर जो मुझे ये बताया कि यार ये एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन का फर्क क्या होता है? एनीवन? कोई है जी? एंटरप्रेन्योर लीडर होता है और बिजनेसमैन जो है वो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो लीडरशिप क्वालिटीज उसमें ज्यादा होती है, ठीक है, बिजनेसमैन होता है जरूरी नहीं है वो लीडरशिप क्वालिटीज उसमें अच्छी हो, ठीक है, बिजनेस स्ट्रेटजीज उसकी अच्छी हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है वो लीडर लीड कर सकते हैं। ठीक। और कोई जी? एक सवाल यहां तो बिजनेसमैन जो है वो एग्जिस्टिंग आइडिया पे काम करता है, एंटरप्रेन्योर का आइडिया कुछ यूनिक होता है, कुछ यूनिकनेस होती है एटलीस्ट। ठीक है। और कोई? अच्छा, ऐसा ही है बेसिकली। देखें, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस का फर्क भी हम जान लेते हैं। देखें, एंटरप्रेन्योरशिप वो चीज होती है या बिजनेस वो चीज होती है जो कि ऑलरेडी एक्सिस्टिंग आइडिया है, मौजूद है। यूनिवर्सिटी है, एक लोगों को पता है कि यार मैं यूनिवर्सिटी खोलूंगा तो चलेगी, मैं नहीं चला पाऊं, शायद मे बी पॉसिबल कि मुझसे ना चले, मैं अच्छी फैकल्टी ना ला पाऊं, मैं अच्छी लोकेशन को ना देख सकूं, ये सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं एक प्लास्टिक की फैक्ट्री खोलूं, मैं एक दुकान खोलूं, मैं फ्रेंच फ्राइज का ठेला लगा लूं, मैं कोई बिरयानी खोल लूं, तो मुझे पता है कि यार ये कारोबार है, ये आज मैं 2 रुपए लगाऊंगा, कल को 2 रुपए जनरेट करके देगा, नहीं देगा तो बंद कर दूंगा। वहीं पे एंटरप्रेन्योर जो है या एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो किसी यूनिक चीज को कर रही होती है और उसके लिए प्रॉब्लम से सबसे बड़ी है कि उसकी सबसे पहले अवेयरनेस चाहिए होती है। जैसे हमने अगर बाइक का मैकेनिक शुरू किया तो सबसे पहले हमें ये टेंशन थी कि लोग क्या बाइक का मैकेनिक घर पे बुलाते भी हैं या नहीं बुलाते, या बुलाएंगे भी या नहीं बुलाएंगे। लेकिन जब हमने शुरू किया तो समझ में आया कि हाँ यार लोग इसको जरूर बुलाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें लोगों ने पहले दिन से ही बुलाना शुरू कर दिया था। तो जब हमने ये काम शुरू किया तो हमें फिर पता लगा कि यार दुनिया भर में और भी अच्छे अच्छे मुल्कों के अंदर ये काम हो रहा है। अर्बन क्लैब कर रहा है, गो जैक कर रहा है, टास्क फॉर आस्क यही काम कर रहा है, गो मैकेनिक ये काम कर रहा है। समझ में आ गया हाँ यार ये काम हो सकता है, तो हमने वो काम शुरू किया। लेकिन इतना आसान था नहीं, ठीक है ना। 3 बंदे थे, 3 बंदों ने रात रात भर बैठ के मेहनत करी। सुबह ऑफिस जाते थे, 9 बजे मैकेनिक्स घर से निकलने होते थे, तो वो घर पे आते थे, हम घर पे नहीं होते थे। अ लॉट ऑफ हर्डल्स जो हमने फेस किए। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मैकेनिक उस्ताद से मैं डिपार्ट हो गया, क्योंकि जो होता है पार्टनर्स के बीच में एक्चुअल हजरात में वो लड़ाई हो गई और हमने बोला ठीक है कोई मसला नहीं है, हम अलग हो जाते हैं। तो मैं अलग हो गया, मैंने हुक्म जनाब शुरू किया, क्योंकि एक्सपर्टीज वही थी, मैकेनिक्स प्लम्बर्स को जानते थे कैसे काम करना, तो हमने वो काम शुरू किया, ठीक है। अच्छी बात ये थी कि 2 साल से काम कर रहे थे तो पता था कि कैसे काम होता है, क्या होता है, ऐप कैसे बननी होती है, वेबसाइट कैसे बननी होती है, क्या चीज नहीं करनी होती। तो हमने जल्दी से क्विकली एक इन्वेस्टर को अपने साथ एंगेज किया, उसने पैसे भी लगा दिए हमारे ऊपर, हमने वो काम शुरू कर दिया, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि नहीं कि ये आइडिया कितना अच्छा है कितना बुरा है। प्रॉब्लम सिर्फ आज भी यही है कि ये हम कितनी डेडिकेटेडली इसको चला सकते हैं। इसकी अवेयरनेस के लिए हमें बहुत सारे पैसे रेज करने हैं, इसकी मार्केट करने के लिए हमें मिलियंस ऑफ डॉलर रेज करने हैं। मींस पाकिस्तान में अगर आपको पता हो 2021 में कितने $1 मिलियन रेज किए हैं स्टार्टअप्स ने? $351 मिलियन, $351 मिलियन रेस किए हैं पाकिस्तानी स्टार्टअप ने सिर्फ 2021 में। आज से पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है। पिछले 6
साल का भी एक कम्युलेटिव अमाउंट लिखा जाए तो इतना नहीं है, ठीक है ना। लोग सवाल करते हैं यार कि अगर अच्छा बिजनेस था, एक फॉर एग्जांपल कबाबजीज वाले हैं, रोजाना लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो अच्छा कारोबार है, या मैं फालतू में स्टार्टअप में लग जाऊं जिसमें रोजाना मैं मगजमारी करूं, फिर वैल्यूएशन मेरा लॉस हो रहा है, दराज आज तक लॉस में, सारे ई कॉमर्स लॉस में, फूड पांडा जितने भी आप नाम लें, बाइकिया वगैरह सब लॉस में काम कर रहे हैं। भाई क्यों काम करें लॉस में? ये कबाबजी अगर लॉस में काम करेगा तो कितने अरसे करेगा? ये यूनिवर्सिटी कितने अरसे तक लॉस बर्दाश्त करेगी? 1 महीना, 2 महीना, तीसरे महीने बोलेगी बंद कर दो। भाई हमारा तो यही कारोबार है कि पैसे आएंगे तो सैलरीज निकलेंगी, वरना बंद कर देंगे। वहीं स्टार्टअप्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्न कर चुके हैं, मींस के $109 मिलियन एयरलिफ्ट रेस कर चुका है, बाइकिया कोई $32 मिलियन रेस कर चुका है। तो ये $32 मिलियन का करना क्या है अगर लॉस में? फूड पांडा ने अभी रिसेंटली आपने सुना होगा 2021 में अक्टूबर या नवंबर में अनाउंस किया था कि भाई हम 2023 में ब्रेक इवन पे आएंगे, ठीक है। और कब से खा रहे हैं हम फूड पांडा से? खा के फटा जा रहे हैं, लेकिन वो प्रॉफिट में नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो क्यों कर रहा है भाई? वो बेसिकली अपनी कंपनी की वैल्यूएशन को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। जो कारोबार होता है वो दूसरे तीसरे महीने से चाहता है कि मेरा प्रॉफिट आना शुरू हो। एंटरप्रेन्योर या कोई स्टार्टअप होता है जो न्यू आइडिया लेकर आ रहा होता है, वो वैल्यूएशन पे काम कर रहा होती है। वो वैल्यूएशन की कैसे काम होता है उसकी बड़ी अच्छी सी एग्जांपल हमारे सामने हर रोज होती है। रियल एस्टेट, जब भी हम जाते हैं कोई प्लॉट देखने के लिए, तो हम जाते हैं तो देखते हैं यार कि कोई अगर हमारी बहुत ही अच्छी सोसाइटी में घर है तो उसकी वैल्यू अप होती है, ज्यादा होती है। कोई लोकल वैल्यू में घर होता है उसकी वैल्यू कम होती है। तो पहले तो वो स्टार्टअप आइडिया को समझ लो वो एक प्लॉट है, ठीक है ना। जितना अच्छा यूनिक होगा और जितनी अच्छी उसकी सपोर्ट होगी आसपास उसकी वैल्यूएशन उतनी अच्छी मिल जाएगी आपको पहली दफा में। फिर उसके बाद पैसे लगे जा रहे हैं, वो लॉस करे जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्डिंग बन रही है अभी, ठीक है ना। पैसा लगता है, कभी बिल्डर को सुना है कि यार तुमने 4 करोड़ लगा दिए, बिका तो अभी तक है नहीं, तो वो यही बोलेगा ना भाई कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो 4 की जगह 12 करोड़ देगा मुझे, ठीक है। तो स्टार्टअप का जो बेसिक मकसद होता है वो यही होता है कि पहले दूसरे तीसरे साल 5 साल 10 साल तक वो अपनी वैल्यूएशन को इंक्रीज कर रहा होता है। पहला स्टेप, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, जब अच्छी वैल्यूएशन पे आ जाता है फिर उसके बाद नया इन्वेस्टर आता है, पुराने इन्वेस्टर को खरीद के चला जाता है। जैसे कि प्लॉट्स में होता है, जब हम अच्छा बिल्डिंग बना लेते हैं तो एक इन्वेस्टर आता है, वो सारी की सारी प्लॉट्स को या घरों को खरीद लेता है, फिर चला जाता है, फिर दोबारा से वो किसी और को बेचता है। ऐसी प्रॉपर्टी बढ़ती रहती है। बैरिया के प्लॉट से इतना ऊपर चलेगा, शुरू कहां से होता है आज कहां है, क्योंकि वो लोग खरीदते जा रहे हैं, प्रॉफिट रख के बेचते जा रहे हैं। वो क्यों बेचते जा रहे हैं प्रॉफिट में? क्योंकि आसपास सोसाइटी में उसको सपोर्ट हो रही है वैल्यूएशन पे। यही स्टार्टअप के साथ होता है कि भाई अगर मैं एक स्टार्टअप चला रहा हूं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स में कैपिटल गेन टैक्स पे 0% टैक्स कर दिया है, या पाकिस्तानी आईटी कंपनीज ने टैक्स माफ कर दिया है, या कोई नया पेमेंट मेथड आ गया है, या कोई कोविड आ गया है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें सपोर्ट करती हैं। जो नुकसान है वो है कि हाँ भाई बहुत सारी जानें चली गई कोविड में, लेकिन उसने इधर वे स्टार्टअप को सपोर्ट करा कि स्टार्टअप्स नए स्टार्टअप्स आना शुरू होगा। कोविड के बाद ही आपने देखा हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, कोई गाड़ियां बेच रहा है, कोई ट्यूशंस ऑनलाइन कर दी किसी ने, एजुकेशन सेक्टर में इतना काम हो गया, एग्री सेक्टर में इतना काम हो गया। तो टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। क्यों हुआ? पाकिस्तान से 19 टाइम्स छोटा मुल्क है नीदरलैंड, 19 टाइम्स, और इस वक्त वो फूड का नंबर 2 पे है, फूड की मैन्युफैक्चरिंग पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एग्री पे, टेक्नोलॉजी पे बहुत सारा काम कर दिया, ठीक है ना। वर्टिकल फार्मिंग शुरू होगी। वर्टिकल फार्मिंग क्या? फ्लोर्स बनते हैं। जमीन नहीं थी तो टेक्नोलॉजी को लेकर आए और फ्लोर्स बना के उसकी फार्मिंग शुरू कर दी। इसका मतलब है कि जो कैपेसिटी थी उससे ज्यादा काम शुरू किया, मींस वैल्यूएशन ऊपर जाती रहेगी जितना वो अच्छा काम करते रहेंगे, ठीक है। लॉस हो रहे हैं, कोई बात नहीं, इन्वेस्टर आएगा, आपको एग्जिट करवाएगा, आप चले जाएंगे। एक एंटरप्रेन्योर के 2 ख्वाब होते हैं। एक, वो ऐसे आके भाषणबाजी शुरू कर दे, ठीक है, स्टोरी बन जाए उसकी, मीन्स कि वो कोई ना लोग उसको जानना शुरू कर दें। हर कोई ये चाहता है ना यार कि मुझे मॉर्निंग शो में बुला लिया जाए, मुझे भी यहाँ पे बोल रहे, मुझे लोग मिले तो पूछे हाँ भी कैसे हो, लोग सेल्फी बनवाने के लिए आ रहे हो मेरे पास। हर किसी का ख्वाब होता है। और हमारा ख्वाब क्या है? यहाँ हमारे पास एक विजिटिंग कार्ड भी हो, जो हमने करीमाबाद से 20 रुपए के 4 बनवाए हो, उस पर लिखा हो CEO, ठीक है ना। हम सबका एक ख्वाब है, ठीक है ना। और ये आसान ख्वाब है, बड़ी आसानी से। यार मैं एक स्टार्टअप फाउंडर हूं। पहले होता था ना कि वो तो हर कोई आके फेसबुक पे भाई मैं जो है ना वो ये करता हूं, मैं करता हूं, हर कोई स्टार्टअप फाउंडर बन जाता है और बोलता है मैं कार्ड देखे सर मैं स्टार्टअप फाउंडर हूं, मैं CEO हूं। अच्छी चीज है, क्योंकि हमने भी वैसे शुरू किया था। हम भी सबसे पहले गए, हमने विजिटिंग कार्ड सबसे अच्छे बनवाए, ठीक है ना, गोल तारीख और रख के बनवाया, उस पर लिखा था को फाउंडर, ठीक है ना, तो अच्छा लगता था। लेकिन फिर समझ में आया कि ये जो CEO होता है या CTO होता है, ये तो
हायर किए हुए लोग होते हैं। ये अगर आप एक कंपनी में सीईओ हैं, इसका मतलब आप उस कंपनी के मालिक थोड़ी हैं। मे भी मालिक हो, लेकिन एमडी जो है वो उस कंपनी का मालिक है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है। आप सीईओ हैं तो आप उस कंपनी में हायर किए गए हैं, आपको किसी भी दिन फारिग कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि हमने सीईओ नहीं बनना है। हाँ, हमें सीईओ बनना है जब तक हमें अपने से अच्छा सीईओ ना मिल जाए। हमें स्टेप डाउन करें और दूसरे बंदे को सीईओ हायर करवाएं ताकि वो कंपनी को स्केल करे। अगर वन मैन शो चलाना है तो फिर नहीं चलने वाला, कभी भी नहीं चलेगा। वन मैन शो पॉसिबल नहीं है। एक बंदा, मैं अगर ऑपरेशंस देख रहा हूं तो मुझे मार्केटिंग के लिए बंदा चाहिए, मुझे टीम चाहिए, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योर अगर अकेले बनता है तो बने, लेकिन उसको टीम चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज टीम कैसी चाहिए। टीम ढूंढना एक आर्ट है। आइडिया करने के बाद एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपको एक टीम चाहिए होती है, और टीम में खास चीज ये होनी चाहिए कि वो आप जैसी ना हो, ठीक है ना। क्योंकि हम रिश्ता लेने ही नहीं जा रहे कि वो जो है ना वो गुस्से वाला ना हो, वो बदतमीजी ना करता हो, वो गरीबों से प्यार से बात करता हो, वो या गरीबों से मोहब्बत करता हो, उसके घर वाले अच्छे हों। आपको ये सब नहीं देखना। हाँ, एक एंड पे देखना भी है थोड़ा बहुत, ना शक्ल देखनी है ना कुछ और चीज देखनी। उसको सिर्फ ये देखना है कि मुझे अगर सेल्स आती है तो उसको फाइनेंस आता हो, मुझे अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आती है तो उसको सेल्स करना आती हो। क्योंकि जब हम चीज बना लेंगे तो बेचेगा कौन। मुझे तो बेचनी नहीं आती। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनता हूं और मैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ के मैं कोई ना कोई यूनिक चीज बना लेता हूं, अब मैं अपने टीचर्स के पास आके बैठा रहूंगा, सर आपने कहां पढ़ाया था, ये बना लो वो बना लो, बिक तो रही नहीं वो, अब बेचू कैसे उसको। तो अकलमंद टीचर तुम्हें फौरन ही एक सेल्स का बंदा लाके दे देगा, भाई ये बंदा लो और इस सेल्स के बंदे के साथ जुड़ जाओ, तुम बनाओ और ये बेचेगा, तभी आपकी टीम कंप्लीट होगी। अदरवाइज आप बनाते रहेंगे और फिर परेशान रहेंगे, बेचेगा। अब बेचने वाला जो है वो परेशान रहता है। मैं परेशान रहूंगा हर वक्त कि यार मेरे दिमाग में एक प्रोडक्ट बनाने का आइडिया आया है, तो मैं टेकी नहीं हूं तो मैं ऐप कैसे बनाऊं। मुझे एक ऐप वाला बंदा चाहिए अपने साथ जो मेरी ऐप पे काम कर सके। ऐप में मसला है तो वो देख सके क्या चीज है क्या नहीं है। इन्वेस्टर आप पे तब पैसा लगाएगा जब आपकी टीम कंप्लीट होगी। अकेले बंदे पे पैसा नहीं लगाएगा। आप कितनी अच्छे, कितने ही महान, कितने ही टेक्नोलॉजी वगैरह चलाते हो, लेकिन हर काम नहीं कर सकते तो वो पैसा नहीं देते आपको, ठीक है ना। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बहुत है इस वक्त। आप लोगों के पास अगर आइडियाज हैं, इवन पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस पर बहुत सारे काम कर रही है। आपने देखा होगा लास्ट इमरान खान की न्यूज में वो स्टार्टअप्स पे सारा टैक्स माफ हो गया, फ्रीलांसर से टैक्स माफ हो गया, बहुत नहीं कितने सारे काम हो गए हैं इस वक्त। तो वैसे ही गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। ग्रांट्स हमारे पास बहुत सारी होती हैं। आप चाहो तो उन इन्वेस्टमेंट्स को गेन करने के लिए अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल फास्ट से किसी भी डोमेन में काम कर रहे हो तो आजकल जो हिट आइटम है, जैसे डॉक्टर फारूक बता रहे थे कि वो एआई पढ़ाते हैं, तो भाई एआई जरूर सीखो, ब्लॉकचेन जरूर सीखो, अमेजोन के बारे में जरूर पता हो, शॉपिफाई के बारे में जरूर पता हो, क्योंकि इन्वेस्टर जानना चाहता है कि इसको कितना पता है। अगर आप सिर्फ ये बोलोगे कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास हाफिज कुरान आता है कोई, ठीक है, तो हाफिज कुरान अगर किसी मैं डिजिटल एजेंसी में लाके बिठाना चाहूंगा तो अगर उसको अंग्रेजी नहीं आती, ठीक है, अगर उसको ये नहीं पता कि बिजनेस कैसे होना और मैं उसको किसी कंपनी में जॉब देना चाहूं तो वो पीछे रह जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती होगी। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ वो हाफिज कुरान होगा तो उसका मर्तबा एक बहुत बुलंद मर्तबा है। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आने के लिए उसको एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी ताकि वो जॉब के वक्त बता सके कि ये तुमने गलत ट्रांसलेशन लिखी है, सही ट्रांसलेशन लिखी है, जो भी है। इसी तरीके से आप अगर इंजीनियर बन रहे हो तो आपको सेल्स के कोर्सेज होने चाहिए। अगर आप सेल्स के इंजीनियर बन रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ब्लॉकचेन, ये अमेजॉन, शॉपिफाई, क्योंकि अभी 2-3 साल के बाद एआई के ही काम चल रहा होगा, ठीक है ना। नो कोडर्स की जिंदगी आ गई है, वेब 3.0 आ गया है, ये सब कुछ खत्म हो रहा है। ऐप वेब बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, प्लग एंड प्ले कहानियां होंगी। ऐप 2-2 दिन में 3-3, 10-10 हजार बन रही होंगी। फिर क्या करेंगे जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं वो क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये है कि उनकी कोडिंग लाइफ सेट हो गई है, अब उनको पता है कोडिंग कैसे होती है, ठीक है ना। अब टाइम है वो कोर्सेज सीखने का जिसकी दुनिया में वाहवा चल रही है। अगर वो नहीं सीखोगे तो जॉब तो मिल ही जाएगी, काम करते वक्त फंस जाओगे। जब अपना काम कर रहे होगे उस वक्त तुम्हें पता नहीं होगा कि यार टेक्नोलॉजी कहां पहुंच गई है, तो क्या करना चाहिए। जॉब तो यार एक बंदे को, जॉब कोई मसला नहीं है, जॉब इज वेरी इजी, ठीक है, मतलब अगर तरीके से ढूंढी जाए, ठीक है ना। अगर यही ढूंढी जाए कि मैं डायरेक्ट हाई लेवल पे जाना है तो बड़ा मुश्किल है, वरना मेरे पास भी इस वक्त जॉब्स हैं और मेरा एक दोस्त है उसके पास कॉल सेंटर है, उसके पास भी हर वक्त जॉब रहती है। आईबीएस ग्लोबल में हर वक्त सीवी मंगवा रहे होते हैं, जीएफ फर्टिलाइज में इंजीनियर बैठे होते हैं, वहां पे हर वक्त बंदा चाहता है कि मेरे पास कोई सीवी लेके आ जाए, अच्छा बंदा, ठीक है ना। या तो अच्छा बंदा मिलता नहीं है या जॉब नहीं मिलती। मतलब लोग 4.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार है कि भाई मुझे कोई अच्छा कंटेंट राइटर ला दो, मैं उसको 4 लाख रुपए देने को तैयार हूं, लेकिन उसको वो नहीं मिलता। मीन्स के वो कोई हाई प्रोफाइल चीज चाह रहा है, मीन्स के वो जो चीज मांग रहा है वो उसको मार्केट से नहीं मिल रही। वहीं पे इतना हम शोरगुल्ला करते हैं कि भाई हमारे पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। सो
फाइंड अ जॉब जो कि आपके साथ हो, और आपने उन भाई की तरह सोना नहीं है। वो देखो वो सो रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हाय, कैसे हैं आप? सेट? हाँ, अब आपके पास से कोई सवाल हो तो मुझे जवाब देने में मजा आएगा। एनीवन? जी सर। मैं तो बोलता रहूंगा, ठीक है, मैं तो थकूंगा नहीं, तो मुझे कोई बता देना 12 बजे हैं तो या 12:30 हो गया, बल्कि आज देर हो गई जी। हम तो है स्टूडेंट, हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के पैसे होते हैं सर। अब हम टीम जो है वो अपने दोस्त से इकट्ठे करके बनाए, या कैसे बनाएं? अपनी जो स्टार्टअप के लिए जो टीम है वो कैसे बनाएं? अच्छा, देखें, स्टार्टअप के लिए टीम बनाने का तरीकाकार ये है कि जैसे आप इस वक्त यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, ठीक है ना, आप कभी किसी यूनिवर्सिटी के एग्जीबिशन में गए? इकरा होती है, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जहां पे इवेंट्स होते हैं, आप क्या वहां जाते हो? नहीं जाते। आप कम्युनिटी जो बनी हुई होती है लड़कों की, स्टार्टअप, ये सोल ब्रदर्स ग्रुप हो गया, इसकी एक्टिविटीज होती हैं, या ज्वाइन किया हुआ ना, या इन्हीं में रहते हुए कुछ चैप्टर्स की वो भी होते हैं, चाय पे बैठे हुए हैं कुछ लोग, 5-10 लोग, मैंने एक गेटअप रखा हुआ है, चलो भाई आ जाओ सर, आप बैठते चाय पीते हैं, 8-10 लोग जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। यहाँ पे भी होते हैं ना, जैसे एग्जीबिशन लगता है, एक्सपो लगता है, लोग दूर दूर से आते हैं, अपनी पिक्चर देते हैं, आइडियाज लेकर आते हैं। तो आपको भी यही काम करना चाहिए कि आप लोगों से मिलना शुरू करते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी जाएं, अपने लोगों में बैठे हैं, सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाएं, भाई मुझे एक, आप फॉर एग्जांपल क्या कर रहे हो? डबल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आप स्टेटस लगाओगे, भाई मुझे जो ना वो सेल्स के बंदों की जरूरत है, मेरे साथ कुछ काम कर सकेंगे, 100 रुपए पर स्टेटस लगा दो आप जाके, आपको खुद ब खुद लोग कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देंगे। लोगों से मिलो, लोगों से बातें करो, लोगों को समझो, लोग आपको मिलेंगे, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं बता देता हूं, अगर आपने ये सवाल है कि यार मैं दोस्त पार्टनर ढूंढूं कैसे, अच्छा होगा या बुरा होगा तो मुझे पता ही नहीं है, मैं उसको पार्टनर बना लूं और फिर वो मेरी जिंदगी आराम कर दे, ठीक है ना? रिलेट करा किसी ने अपनी जिंदगी से आप आजकल की, ठीक है, मैंने उसको अपना पार्टनर बना लिया और जिंदगी आराम हो गई, ठीक है? तो पार्टनर बना लिया, जिंदगी आराम हो गई, तो अब क्या करें? अब ये करें कि एक टर्म कहलाती है वेस्टेड इक्विटी, एक होती है इक्विटी, कंपनी में इक्विटी दे देना, मींस परसेंटेज दे देना, एक होती है वेस्टेड इक्विटी। वेस्टेड इक्विटी का एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, आप नॉर्मली अपनी ईमेल पे बना लो या मार्केट के, भाई मैं आपको 10% इक्विटी दे रहा हूं कंपनी की, 50% इक्विटी दे रहा हूं कंपनी की, लेकिन आप आज इस इक्विटी के मालिक नहीं है, आप 5 साल के बाद इस इक्विटी के मालिक होंगे। ये प्रॉपर्ली पाकिस्तान में जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है उसमें नहीं है, लेकिन अगर आप सिंगापुर से बनवाएं या दुबई में कंपनी रजिस्टर करें तो वहां पे वेस्टेड इक्विटी के लिए पार्टनर के लिखा होता है कि आप इस बंदे को कितने साल के लिए इक्विटी दे रहे हैं। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल उसको 5 साल के लिए 5% इक्विटी देते हैं तो हर साल 1% इक्विटी उसके लिए ओपन होती है। तो इतने अरसे में आपको उस पार्टनर का पता लग जाता है कि वो अच्छा है या बुरा है, फारिग करना आसान है, एज अ जॉब पे एम्प्लॉई होता है वो, ठीक है? अच्छा काम नहीं कर रहा, आप उसको फारिग कर दें, अच्छा काम कर रहा तो भाई 100 बिस्मिल्लाह मेरे साथ कंटिन्यू रखें, तो इक्विटी भी जाया नहीं होगी, पार्टनर बन जाएगा। तो आपकी नेटवर्किंग विल मेक यू हैव अ वेरी गुड पार्टनर विद यू, ठीक है ना? इसके अलावा तो बहुत मुश्किल है। वो भाई कुछ पूछ रहे थे, अच्छा ये पूछ, मेरा सवाल ये है कि ये इक्विटी का क्या कॉन्सेप्ट है ना, अगर मैंने अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है और किसी ने उस पर इन्वेस्ट किया मेरे बिजनेस पर और उसने फॉर एग्जांपल 10% इक्विटी रखी है, अब 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, मेरा बिजनेस बिल्कुल सेटअप हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी 10% इक्विटी दी है, अब मैं उसको कैसे फारिग करूंगा? अच्छा, वो फारिग नहीं कर सकते आप, ठीक है ना? उसका फारिग करने का तरीका तो बड़ा आसान है ना, आपका बिजनेस सेट चल रहा है, उसने 10% इक्विटी क्यों ली थी आपसे? पैसे दिए होंगे, कितने दिए थे? 10 लाख रुपए फॉर एग्जांपल, तो आप उसको 50 लाख दें, फारिग कर दें। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो वो या तो उसको मार दें, ये हम कर नहीं सकते, ठीक है ना? तो फिर तरीका क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? वो चाहता है कि मेरे पैसे 10x हो जाए, यही चाहता है ना एक इन्वेस्टर। मैं 10 लाख लगा रहा हूं तो भाई मुझे 1 करोड़ मिल जाए, मैं 10 रुपए लगा रहा हूं मुझे 100 रुपए मिल जाए, तो आप उसको 10x रिटर्न करें, उससे बैठे उसके साथ बात करें, बोले यार मैं तुम्हें रिटर्न करना चाहता हूं तुम्हारे पैसे, तुम अपनी इक्विटी लो। और इन्वेस्टर भी यही चाहता है, ठीक है? इन्वेस्टर बैठना नहीं चाहता जिंदगी भर आपके साथ, इन्वेस्टर चाहता है कि मेरे पैसे लगे, मैं कंपनी को उठाऊं, कंपनी बन जाए, दूसरा इन्वेस्टर आए, मुझे एग्जिट दे, मैं जाऊं, क्योंकि मैंने जिंदगी भर एक स्टार्टअप में पैसे लगा के दिमाग नहीं खाना ना। स्टार्टअप फाउंडर ये चाहता है, स्टार्टअप फाउंडर करीम हमने सामने एग्जांपल है, बहुत सारे स्टार्टअप आप देखोगे अभी सब एग्जिट करेंगे, ठीक है ना? वो चाहते ही कि भाई मैं स्टार्टअप बनाऊं, कंपनी खोलूं, स्टार्ट करूं, ऊपर लेके जाऊं और उसके बाद मुझे अच्छे पैसे मिले, मैं एग्जिट हो जाऊं, दूसरा कोई और स्टार्टअप लगाऊं,
तो इसी तरीके से एग्जिट होता है कि आप उनको उनकी 10x पैसे दें और उनको रवाना कर दें। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे फॉर एग्जांपल फ्री रेवेन्यू है कोई स्टार्टअप, तो मतलब जैसे बहुत सारे स्टार्टअप ये कर रहे होते हैं कि डेवलपर्स हायर कर रहे होते हैं, उनको इक्विटी ऑफर कर रहे होते हैं कि आप 5% इक्विटी पे जब काम करते हैं हमारे जब तक हमारा रेवेन्यू जनरेट ना हो, तो ऐसा ही करना चाहिए या फिर खुद ही काम करें पहले और फिर जब तक रेवेन्यू जनरेट हो फिर नहीं, देखें, हमारी पाकिस्तान की ही स्टार्टअप की कंपनीज से हमें साबित हुआ है कि हमें अपने एम्प्लॉइज को इक्विटी देनी चाहिए। उसको कहते हैं इक्विटी स्टॉक ऑप्शंस, ESOP। करीम ने शुरू में अपने सारे एम्प्लॉइज को इक्विटी दी थी। जब इक्विटी रेज हुई है, अभी कंपनी बिकी है करीम की, तो सारे वो जो शुरू के लोग थे, जो को फाउंडर्स थे कंपनी में, को फाउंडिंग मेंबर्स थे, उन सब ने फायदा उठाया। तो 100% आपको ये काम करना चाहिए कि आप फॉर एग्जाम्पल आपकी 100% इक्विटी है कंपनी में, ठीक है, कंपनी के मालिक हैं आप, तो पहले दिन ही आपको डिसाइड करना होता है कि आप 100% में से कितना % एम्प्लॉइज के लिए रखने वाले हैं। ESOP कहते हैं उसको। तो वो अगर आप कंपनी बनाते हैं, इन्वेस्टर आएगा, VC आएगा, तो वो तो पहले दिन पूछेगा भाई ESOP कितना है तुम्हारा, कि 5% तुमने एम्प्लॉइज के लिए साइड में किया हुआ है। हमने भी किया हुआ है कि 5% दे दिया भाई, कि उसमें से 1% किसी को, आधा % किसी को, लेकिन शर्त है कि 3 से 4 साल रुकना है तुमने मेरे पास, तभी इसके मालिक बनोगे, ठीक है ना। तो वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, करना भी चाहिए। इससे 2 फायदे होते हैं। उसको फायदा ये होता है कि वो कंपनी में अपनी को फंडिंग मेंबरशिप जमा कर रखा, मैं एक मालिक हूं कंपनी का, और आपको ये फायदा होता है कि वो भी ओनरशिप के साथ जब काम करता है तो एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करता। 5-10 हजार रुपए कम भी दोगे तो मान जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो भी मान जाता है जल्दी से कि यार मेरी कल कंपनी में इक्विटी हाजिर है। जी, तुम्हारा सवाल अभी तक नहीं हुआ, तुमने सबसे पहले हाथ उठाया था। जी जी, पूछे पूछे, आवाज आ रही है, आप बोले। अगर यहाँ से देखें तो दे आर वेरी फार अहेड, मेटावर्स एंड क्वांटम एआई। तो इंटरनेट पे देयर आर थिंग्स लाइक NFT, मेटावर्स, रियल एस्टेट, इस तरह की चीजें दे आर वेरी रिस्की। तो इज गोइंग देयर अ गुड ऑप्शन, लाइक क्योंकि रिस्की हैं बट एट द सेम टाइम दे कम अप विद लॉट ऑफ रिवॉर्ड इन इट। अच्छा, मेरा सवाल ये कि वो रिस्की क्यों है? रिस्की सेंस में कि नॉट एवरीवन इज फॉलोइंग देम, और देयर इज अ चांस कि मेटावर्स कभी टेक ऑफ ही ना करे। कैलिफोर्निया में रिसेंटली रेड इन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के जैसे मेटावर्स स्टार्ट हुआ था तो 50 कंपनीज हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर इट। ठीक है, वी नो दैट स्टार्टअप्स मोस्ट ऑफन लाइक दिस फेल, 10 आउट ऑफ 9 फेल होते हैं। तो इज दिस अ गुड ऑप्शन लिविंग हियर इन पाकिस्तान वेयर मतलब लगता है कि बहुत दूर है ये वाली चीज? नहीं, मैं इसका जवाब आपको देता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप ये सोचें कि पहले दुनिया में कंप्यूटर आया था 10 साल के बाद पाकिस्तान में आया था, ऐसे ही बोलते हैं ना दुनिया में, हम ये बोलते हैं कि 15-15 साल। मेटावर्स जिस दिन अनाउंस हुआ था उस दिन पाकिस्तान में पता था मेटावर्स क्या है। तो अब हम बहुत दूर तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इस वक्त बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, NFT के गेम्स पे काम हो रहा है, इस वक्त मेटावर्स पे बहुत सारा काम हो रहा है, ब्लॉकचेन पे खूब सारी कंपनीज काम कर रही हैं। लेकिन आपकी बात जो वैलिड है वो ये है कि हम जैसे लोग जो कि नॉर्मली इस चीज को सोचते नहीं, उनकी वो डोमेन नहीं है तो उसकी बात भी नहीं करते। लेकिन उसकी एक अलग दुनिया बन रही है, उसके अलग स्टार्टअप्स चल रहे हैं, उसकी कंपनीज की गेमिंग शुरू हो चुकी है, लोग NFT पे गेमिंग कर रहे हैं इसमें बैठ के। तो क्योंकि हमें अभी इतना ज्यादा पता नहीं है तो हम उसको बोल रहे हैं यार पता नहीं रिस्क होगा, लेकिन आज से 5 साल के बाद, शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 2-3 साल के बाद ये आप देखेंगे कि दुनिया में सब कुछ यही NFT और मेटावर्स सब पे काम हो रहा होगा। शायद कोविड भी इसलिए आया था क्योंकि मेटावर्स आना था, मेरा अजम्पशन है वही का, तो कम आ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेटावर्स आना था। तो मेटावर्स कामयाब भी इसलिए हो गया, सबको पता था कि हाँ घर से बैठ के पढ़े जा सकता है, तो इसलिए वो चल गया। तो देयर इज नो रिस्क, यही जो फ्यूचर है, AI, NFT, ब्लॉकचेन, यही दुनिया में आगे चल के काम आएगा आपके, और आपको इस पे आज से ट्रेनिंग दे लेनी चाहिए। यार वो भाई ने काफी देर पहले सवाल करा था, मुझसे रह गया होगा। जैसे कि आपने इसने भी पूछा कि फंडिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, तो इज देयर एनी ग्रुप स्पेसिफिकली ऑन फेसबुक जहां से मैं कोई अपने लिए पार्टनर ढूंढ सकूं जो मेरे आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो? एंड सेकंड थिंग,
आपका एक्सपीरियंस कि आपका पार्टनर्स के साथ ऑब्वियसली सब में डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू कीप एन पॉइंट इन माय एग्रीमेंट कि हम लोग ये इस तरह के जो भी आपका बात हुई फटा हुआ या हो जाता है हम वो अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, पहला सवाल था फंडिंग का कोई ग्रुप या ऐसे पार्टनर, तो ऐसा कोई ग्रुप या ऐसा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है कि जहां से आप जाओ बोलो मुझे पैसे चाहिए वो पैसे लगा दे। द ओनली ग्रुप इज योर नेटवर्किंग, आप कितनी अच्छी नेटवर्किंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आया हूँ, मैंने बात करी, हो सकता है आप में से कोई एक बंदा हो सकता है उमर बैठा हुआ, उसने बोला मेरे पास एक आइडिया खिजर भाई मैं आ रहा हूँ आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, ये मेरे पास आ गया, हमने चाय पी और ये मुझे अच्छा लगा, मैं इनको अच्छा लगा, हमने काम शुरू कर लिया साथ में। ये नेटवर्किंग का सबसे पहला असूल है। डॉक्टर फारूक बैठे हुए हैं, एआरआर और बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, कोई भी हो सकता है, और हो सकता है मुझे इनकी बातें सुन के लगा यार मैं तो आजकल बात ही कर रहा था एआई पे काम करना है, मुझे आजकल अपनी ऐप में कुछ एआई फैक्टर लगाना है, डॉक्टर फारूक काम कर रहा था, इनसे बात करते हैं कि ये कितने अच्छे हैं इस काम में, बात करूंगा, मिलूंगा, समझूंगा, अच्छे होंगे, मैं इनको अपने साथ ज्वाइन कर लूंगा। और ऐसे ही होता है। परसों हमने बंदा हायर किया, वो ऐसे ही हायर किया कि वो घूमते फिरते सीवी भेजी, मैं ऐसी बंदा ढूंढ रहा था, मैंने उसको बुलाया, उससे बात हुई, ही वॉज गुड, और मिले कहाँ थे, हुनर फाउंडेशन में कंपनी थी, वहां पे मुलाकात हुई थी, वहां पे सलाम दुआ हुई थी, ऐसी कनेक्शन बिल्डअप हो गया था। एक दिन मैसेज आया, मैंने बोला जरूरत भी, आओ बैठ के बात करते हैं, ऑफर करी विद वेस्टेड इक्विटी एंड द सैलरी, अच्छा लगा, ज्वाइन कर लेंगे अब हमको। तो ये नेटवर्किंग के अलावा आपको कहीं और से मिले तो आपको निकल के लोगों से मिलना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा जो आपने बात करी कि पार्टनर्स के डिसएग्रीमेंट से क्या करें, तो देखें वो तो नहीं हो सकता, कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है का ना हो, बस एक ही रूल है कि यार आप उसको उसका काम करने दो और आप अपना काम करो, ठीक है। और आप अपने ऐसे पार्टनर को ढूंढो कि जो कि मेच्योर हो, ठीक है ना। आपको वही वेस्टेड इक्विटी के थ्रू आपको पता लगेगा कितना मेच्योर है कितना मेच्योर नहीं है, टाइम के साथ पता लगेगा आपको, ठीक है ना। जैसे शादी सबको समझ में आती है, हमें शादी करने के बाद ही पता लगता है हमारा लाइफ पार्टनर कैसा था। शादी से पहले जले से हम 2 साल से जानते हो, लेकिन जब हम साथ गुजारना शुरू करते हैं टाइम तो पता लगता है। दोस्त यार कितने अच्छे क्यों ना हो, सफर में जाते हैं तो पता लगता है भाई ये क्या गंदा आदमी था यार, ये तो कपड़े भी चेंज नहीं, मैं तो इतना अच्छा समझता था। तो वो सफर करता है तो पता लगता है यार ये कैसा है। इसी तरीके से जब वो साथ गुजरता है तो पता लगता है। तो आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड करवाओ, अपने प्रॉपर ट्रेडमार्क कॉपीराइट सबको अपने पास रखो और वेस्टेड इक्विटी पे काम करो। पार्टनर्स में लड़ाई होगी भी तो जब डिपार्ट होगा वो अलग होगा तो वो कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। और कोशिश करो कि शुरुआत खुद करो, फिर वी विल सी कि वो जो लोग ज्वाइन होते रहेंगे तो उनको इक्वल पार्टनरशिप पे नहीं देना पड़ेगा आपको, तो कोई मसला भी नहीं रहेगा। जिससे मसला है उसको बोले यार बैठ के बात करें। तो डॉक्यूमेंट्स होंगे तो कोई मसला नहीं होगा, डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो फिर जो है ना वो आप या तो चुपचाप अलग हो जाओ या फिर उनको फिर लड़ो, फिर अदालतें हैं और फिर लॉयर्स हैं। Mostly यहाँ पे जितने students बैठे हैं, they know all the tech terms, but they don't know how to pitch to an investor. Basically जब हम investor के पास जाते हैं, वो हमसे like revenue model ये सब तरह की पूछता है। So what do you think जब हम pitch देने जा रहे हैं तो क्या-क्या slides से क्या-क्या points होने सामने वाले? अच्छा, मैडम ने सवाल ये किया है कि जब इन्वेस्टर के पास जा रहे हो तो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। हमारी एक मशहूर टर्म है पिच डेक, किसी को पता है वो क्या होती है? पिच डेक होती है जिसको कहते हैं इन्वेस्टर डेक। जब इन्वेस्टर आपसे बज़वर्ड्स हैं स्टार्टअप्स के, जब इन्वेस्टर के पास जाते हैं बोला पिच डेक भेज दो अपनी। पिच डेक मींस प्रेजेंटेशन। उस पिच डेक को आप यूट्यूब पे भी जाके लिखोगे कि हाउ टू मेक अ पिच डेक, तो पहली एक वीडियो आएगी एक बंदे की, काला चश्मा पहना होगा, वीडियो में बता रहा होगा, तो 8-10 स्लाइड्स हैं जो इन्वेस्टर देखना चाहता है कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो, सोल्यूशन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, रेवेन्यू क्या है, पैसे कितने चाहिए, टीम मेंबर कितने, 8-10 स्लाइड्स प्रॉपर है। उनमें से एक प्रॉब्लम यह है कि हम अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या हम कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं तो मुझे फाइनेंस का तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो रेवेन्यू मॉडल कैसे बनाऊं, वो तो फिर मैं फंस जाऊंगा। तो फिर क्या करोगे? हाँ फाइनेंस वाला बंदा ढूंढेंगे। तो इन्वेस्टर के पास जाने से पहले अपनी टीम स्ट्रांग कर लें। उसका काम यह क्या है कि आप एक CFO टाइप का बंदा देखें जो फाइनेंस का चीता हो, उसको अपना टीम मेंबर बनाना आपको जरूरी है। वही वो बात करेगा यार कि तुम बताओ ये तुम ग्रोथ कैसे लगाओगे, तो तुम्हें एक स्ट्रेटेजी मेकर के लिए एक टीम में मेंबर बनाना पड़ेगा जिसको तुम थोड़ी थोड़ी इक्विटी देकर अपने साथ ज्वाइन कर लोगे, ठीक है ना। जब तुम उसको ज्वाइन कर लोगे तो पिच डेक में जो 8 स्लाइड्स हैं उनमें से 2 स्लाइड्स वो कवर करेगा, 4 तुम कवर करोगे, 2 कोई और कवर करेगा। अदरवाइज यू कैन नॉट बी अ पर्सन जो कि उसको ऑपरेशन नहीं बताया, मार्केटिंग नहीं बताया, वैल्यूएशन नहीं बताया, ग्रोथ नहीं बताया, स्केल नहीं बताया, वो बड़ा मसला हो जाएगा। तो ये जो है मैडम आपके उसका सवाल का जवाब है। और वो पिच डेक के बारे में अगर थोड़ी, क्योंकि टाइम अब बहुत शॉर्ट है वरना तो मैं पूरी पिच डेक के बारे में बता देता कि वो कैसे बनती है, लेकिन पिच डेक वर्ड याद कर लें, उसको बनाएं। इन्वेस्टर वही सुनना चाहता है, वही देखना चाहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो आपको सुनना चाहता है कि आप क्या करते हो। थैंक यू। टाइम जो है वो खत्म हो गया है, फिर इंशाल्लाह कभी और इसकी नशिस्त लगाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। First of all, I would like to thank on behalf of the IIT
and bestow upon us the professional experience. And My pleasure. Dr. Farooq will present you with the Shield of Honor from past. थैंक यू सो मच एवरीवन। और ये सुनना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, तो थैंक यू सो मच। सबसे मुश्किल काम है सुनना, जैसे वो भाई सो गए थे, ठीक है ना, तो सुनना सबसे मुश्किल है। हमें तो मूवी देखते देखते सो जाता हूँ भाई, सिनेमा में भी सो जाता हूँ, तो मैं तो फिर भी बोरिंग आदमी हूँ थोड़ा सा। थैंक यू। बाय द वे, अगर आपके ध्यान में ये चीज हो कि हम एक आइडिया को आगे कैसे लेके जाएं, और डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा कि काफी इंडस्ट्रीज में इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं। फास्ट में इंक्यूबेशन सेंटर है, बट वो इस वक्त